सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत आज व्याकरण से मैं एक पाठ लेकर आया हूं जिसका नाम है समास। तो हम लोग समास के बारे में आज समझेंगे। समास क्या होता है, इसकी क्या जरूरत है, क्या महत्व है और बोर्ड परीक्षा में इससे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ये सभी आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कोई भी प्रश्न इससे छूटे नहीं। और बोर्ड परीक्षा के अलावा बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यदि प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र देखेंगे, जैसे बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को ले लिया जाए तो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या फिर बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं बीएड और डीएलएड के, इन सब में भी इससे प्रश्न आते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि समास क्या है और उससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं समीर चावला, प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय कोच में 10वीं क्लास का हिंदी शिक्षक हूँ, 9वीं 10वीं का यानी माध्यमिक शिक्षक हूँ। तो देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि समास क्या है, समास के कितने भेद हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि समास क्या है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। इसका मतलब हुआ कि जब बहुत सारे पदों को मिला करके, बहुत सारे शब्दों को मिला करके जब हम उसको संक्षिप्त रूप प्रदान करते हैं, एक छोटा रूप प्रदान करते हैं, तो उसी को हम लोग, उस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। आप लोग व्याकरण के पुस्तक में देख सकते हैं इसका परिभाषा कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो नया पद निर्माण होता है उसी को हम लोग समास कहते हैं। लेकिन जो नया पद निर्माण होता है वो समास नहीं, बल्कि नया पद बनाने की जो प्रक्रिया उसको समास कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को समास कहते हैं। तो फिर जो नया पद बनता है उसे क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदों को मिला करके जो नया पद बनता है उसे हम लोग समासिक पद या समस्त पद कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि समास का परिभाषा लिखा हुआ, अर्थ लिखा हुआ। बहुत बार एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इनमें से कोई भी आपको विकल्प के रूप में देखने को मिल सकता है, संक्षेप, संक्षिप्तीकरण, छोटा रूप या लघु रूप, कुछ भी विकल्प में दिया जा सकता है। तो आप उसको टिक आउट कर सकते हैं। एक इसी प्रकार का एक और आता है व्याकरण में, एक और पाठ पढ़ना है हम लोगों को, संधि। तो बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि संधि और समास आखिर क्या है। तो समास में होता है पदों को मिलाकर नया पद बनाया जाता है, लेकिन संधि में क्या होता है कि देखने में लगता है कि पदों को मिलाया जा रहा है, शब्दों को मिलाया जा रहा है, लेकिन उसमें शब्दों को मिलाया नहीं जाता है बल्कि उसके वर्णों को मिलाया जाता है। तो संधि का अर्थ होता है मेल, मिलाना या मिलाप, कुछ भी हो सकता है। और समास का अर्थ होता है संक्षेप, संक्षिप्तीकरण। संधि में होता है वर्णों का मेल और समास में होता है पदों या शब्दों का मेल। एक और प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि पद किसे कहते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर है। तो वर्णों का जो समूह है, वर्णों का जो सार्थक समूह है उसी को शब्द कहते हैं। लेकिन वही शब्द यदि वाक्य में पिरो दिया जाता है, वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है, तो उसे हम लोग पद कहते हैं। और बहुत बार एग्जाम में यह पूछा जाता है कि जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में कर लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो आप लोग टिक आउट कर सकते हैं कि उसे पद कहते हैं। समास का परिभाषा यहां दिया हुआ है। अब यहां हम लोग समझ सकते हैं कि समास का परिभाषा हम लोग देख लिए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में राजा का पुत्र, यहां पर 3 पद है, 1, 2 और 3। 3 पद मिला करके हम लोग क्या किए हैं, एक पद बनाए हैं जिससे हम लोग कह रहे हैं राजपुत्र। इसी प्रकार यहां पर है देश के लिए भक्ति, यहां पर पदों को मिलाकर हम एक पद बना रहे हैं। तो यही जो प्रक्रिया हो रही है, एक पद बनाने की प्रक्रिया, संक्षिप्त रूप देने की प्रक्रिया जो है, इसी को हम लोग समास कहते हैं। आप यहां उदाहरण देख सकते हैं। समास का उद्देश्य क्या है आप समझ सकते हैं, भाषा को संक्षिप्त और सुगम बनाना, कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना, वाक्यों को प्रभावशाली और सारगर्भित बनाना, लेखन और वाचन को सरल तथा रोचक बनाना।
यानी लेखन लिखते समय हम अगर ऐसे लिखते हैं कि राजा का पुत्र आया है तो ज्यादा शब्द लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर राजपुत्र आया कहेंगे तो कम शब्दों का प्रयोग करें। देशभक्ति हम लोग वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं कि हमें देश के प्रति अपने हृदय में देशभक्ति जिंदा रखनी चाहिए, तो यहां पर हम इस प्रकार से देशभक्ति शब्द का प्रयोग किए। अगर हम देश के लिए भक्ति जिंदा रखनी चाहिए अगर शब्द प्रयोग करेंगे तो ज्यादा शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो समास का मुख्य उद्देश्य यही है कि शब्दों का कम प्रयोग करना और सारगर्भित प्रयोग करना, भाषा की शुद्धता, सुंदरता और प्रभाव को बढ़ाना। आगे हम लोग देखते हैं कि समासिक शब्द किसे कहते हैं। अभी मैंने बताया कि जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, लेकिन वही अधिक पदों को मिलाकर के जो नया शब्द बनता है, नया पद बनता है, उसी पद को हम लोग समासिक पद या समस्त पद कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ये प्रोसेस हुआ पूरा, ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को कह रहे हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग कह रहे हैं समास। लेकिन ये जो नया पद बन रहा है, इस पद को हम लोग कहेंगे समासिक पद या समस्त पद। समस्त पद में आप देखेंगे, गौर कीजिएगा तो सामान्य तौर पर आपको दो पद देखने को मिलेंगे, यानी कि रहता तो है एक ही पद लेकिन मिला हुआ दो पद उसमें रहता है, कम से कम दो पद उसमें रहते हैं। तो जो पद पहले आता है उसको पहला पद या फिर पूर्व पद, क्योंकि पूर्व का अर्थ होता है पहले आने वाला, तो पूर्व पद या पहला पद कह सकते हैं। बाद में आने वालों को दूसरा पद या अंतिम पद भी कह सकते हैं, और इसी को उत्तर पद भी कहा जाता है। यानी कि सामान्य तौर पर समस्त पद में दो पद होते हैं, जो पहले पद आता है उसे पहला पद या पूर्व पद कहते हैं, और जो बाद में पद आता है उसे दूसरा पद या उत्तर पद कहते हैं। आप यहां उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि यहां पर दिया हुआ है पूजा घर, एक उदाहरण दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो पूजा घर में पूजा शब्द है ये पूर्व पद है, इसी को पहला पद कहेंगे, और यहां पर जो घर शब्द है ये उत्तर पद है, और इसी को दूसरा पद या अंतिम पद भी कह सकते हैं हम, क्योंकि अंतिम में आ रहा है तो अंतिम पद दूसरा नंबर पर है, इसलिए दूसरा पद भी कह सकते हैं। और उत्तर का अर्थ होता है बाद का, उत्तर दिशा भी होता है, उत्तर मतलब जवाब भी होता है, लेकिन यहाँ उत्तर जो शब्द है बाद के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि उत्तर जो शब्द है अनेकार्थिक शब्द है, इसके अनेक अर्थ हैं। उत्तर का अर्थ होता है उत्तर दिशा जो है वो, जिसको नॉर्थ बोलते हैं, उत्तर मतलब जवाब भी होता है, और उत्तर मतलब बाद का भी होता है। तो यहां पर उत्तर पद मतलब बाद का पद और पूर्व पद मतलब पहला पद। तो हम परिभाषा इस प्रकार से बता सकते हैं कि समस्त पद में जो पद पहले आता है उसे पहला पद या पूर्व पद कहते हैं, और जो पद बाद में आता है उसे दूसरा पद, अंतिम पद या उत्तर पद कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि समास के भेद कितने हैं। तो आप लोगों को जब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो सामान्य तौर पर समास के 6 भेद हम लोग को पढ़ना है। समास के 6 भेद पढ़ते हैं जो इस प्रकार से हैं। आप पुस्तक में देखेंगे तो सामान्य तौर पर आपको तत्पुरुष समास सबसे ऊपर देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने इसे नीचे रखा है क्योंकि थोड़ा समझने में आसानी हो। शुरुआत के जो आसान समास है उसे मैंने रखा है, और जो थोड़ा ज्यादा लंबा चलेगा उसे मैंने नीचे रखा है। तो आप देख सकते हैं समास के 6 भेद हैं: द्वंद्व समास, दिग्गु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। अब आप यहां समझ सकते हैं, इसको देखकर भी आप समझ सकते हैं सामान्य तौर पर सिर्फ इस स्लाइड को देख करके कि द्वंद्व समास में सामान्य तौर पर क्या होता है कि जो शब्द होते हैं एक दूसरे के उल्टा और पूरक होते हैं। दिग्गु समास जो होता है उसका जो पद होता है पूर्व पद सामान्य तौर पर संख्यावाचक होता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संगम देखने को मिलता है और उपमेय उपमान भी देखने को मिलता है। इसमें आगे हम लोग समझेंगे कि ये सब होता क्या है। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय होता है, या फिर शब्दों की जब पुनरावृत्ति होती है तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। क्यों होता है हम लोग देखेंगे आगे की स्लाइड में। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि जो पद मिलते हैं, जो नया पद बनता है वो अपना मुख्य अर्थ छोड़कर एक कोई विशिष्ट अर्थ ग्रहण कर लेता है, यानी कि कोई अन्य अर्थ प्रदान करने लगता है, उसी को हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में सामान्य तौर पर होता है कि कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है।
अब बारी बारी से हम लोग एक एक समास को पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग द्वंद्व समास समझने का प्रयास करते हैं। द्वंद्व समास होता क्या है? तो द्वंद्व समास का जो पद होता है, दोनों पद पूरक होता है एक दूसरे का, या फिर दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। और इसी वजह से जब दोनों एक दूसरे का पूरक होता है और उल्टा होता है, तो जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसमें जो पूर्व पद होते हैं, पूर्व पद होता है और उत्तर पद जो होता है, दोनों का बोध होता है, किसी एक पद का बोध नहीं होता है। जैसे में यदि हम एक उदाहरण के तौर पर लें माता पिता, तो माता पिता कहने से सिर्फ माता का बोध नहीं होता है या सिर्फ पिता का बोध नहीं होता है, बल्कि दोनों का बोध होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। आप प्रधानता इसी से आप समझ सकते हैं और निकाल सकते हैं खुद से समझ करके कि किसका कौन सा पद प्रधान है। जैसे यदि हम कह रहे हैं, इससे हट करके यदि कोई और शब्द लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि एक शब्द लेते हैं उदाहरण के तौर पर चप्पल चोर। मान लीजिए चप्पल चोर एक शब्द है, तो चप्पल चोर कहने से चप्पल का बोध नहीं हो रहा है, चोर का बोध हो रहा है, यानी कि वो चोर का एक प्रजाति है। चप्पल चोर जो है वो चोर का ही एक प्रकार है, तो यहाँ पर चोर का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें चोर शब्द प्रधान है, ना कि चप्पल शब्द। तो बाद वाला इसमें प्रधान है। लेकिन जब हम ये यहां पर द्वंद्व समास देखते हैं, तो द्वंद्व समास में होता है माता पिता, भाई बहन, दाएं बाएं, आगे पीछे, दाल भात, ये सारे शब्द जो है एक दूसरे को जो पूरक होते हैं, पूरक यानी कि जो एक दूसरे को पूरा करे, कंप्लीट करे एक दूसरे को, उसी को हम लोग पूरक कहते हैं। सामान्य तौर पर हम लोग बहुत बार जो पूरक शब्द होते हैं उसे उल्टा शब्द के रूप में भी देखते हैं, तो उल्टा शब्द भी कह सकते हैं, पूरक शब्द भी कह सकते हैं। तो द्वंद्व समास के जो दोनों पद होते हैं पूरक होते हैं। और कह रहा है इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता है, यानी कि दोनों का बोध होता है। सामान्यतः ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। आप इसका जब विग्रह करेंगे तो जो पद आए हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, समान तौर पर विग्रह करते समय बस इन शब्दों का और, अथवा, या, एवं, व, इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं जब विग्रह करते हैं। जैसे माता पिता एक पद है, आप ये देख करके कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये माता पिता एक पद नहीं है, अलग अलग है, ये नहीं है। जब भी किसी शब्द के बीच में हम योजक चिन्ह लगा देते हैं, ये जो चिन्ह है यहां आप देख रहे हैं, योजक चिन्ह लगा देते हैं, तो वो पद दो न रह करके एक पद हो जाता है। तो यहाँ पर माता पिता एक पद है, और एक पद में ये जो पहले पद आ रहा है पूर्व पद और उत्तर पद, अब इसका जब विग्रह करेंगे माता और पिता होगा, माता या पिता नहीं बल्कि माता और पिता होगा। इसी प्रकार से और भी उदाहरण है लाभालाभ। लाभालाभ में हम लाभ और हानि नहीं बल्कि लाभ या हानि, जैसे हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में लाभालाभ लगा रहता है, कहने का मतलब है लाभ और हानि लगा रहता है, लाभ या हानि लगा रहता है, चाहे तो लाभ होगा चाहे तो हानि होगा। तो आप द्वंद्व समास बस इतना याद रखना है कि द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद एक दूसरे के पूरक होते हैं या फिर उल्टा होते हैं, और विग्रह करते समय इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी बार जो ये त्रैमासिक एग्जाम हुआ, परीक्षा हुई, उसमें ये दिया हुआ था कि किस समास का विग्रह करते समय इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो समास से हमेशा बोर्ड एग्जाम में भी और क्वार्टरली एग्जाम में भी हमेशा से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो आप इसे देख लें और समझ लें। आगे देखते हैं दिग्गु समास। दिग्गु समास होता है वैसा समास जिसका एक पद संख्यावाचक हो। सामान्य तौर पर आप देखेंगे कि पूर्व पद ही संख्यावाचक होता है, लेकिन क्या पूर्व पद ना होकर के यदि उत्तर पद संख्यावाचक होगा तो दिग्गु समास नहीं होगा। लेकिन हमेशा से लगभग समान तौर पर क्या होता है कि पूर्व पद ही संख्यावाचक, संख्या का बोध कराता है। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि दिग्गु समास जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे दिग्गु समास कहते हैं। अब इस समास का कौन सा पद प्रधान होगा, तो आप देखेंगे जब बोध कराने का प्रयास करेंगे तो यहां पर नवग्रह कहने से ग्रहों का बोध हो रहा है, नाव का बोध नहीं हो रहा है। नाव बस इसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है, लेकिन विशेषता बता रहा है तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि किसी और समास में चला जाएगा। विशेषता बताने वाला कर्मधारय समास होता है, लेकिन यहां पर जब संख्यावाचक विशेषता बताएगा तो वो दिग्गु समास होगा, कर्मधारय समास नहीं होगा। सिर्फ हमको इतना ध्यान रखना है कि यदि संख्या का बोध हो दिग्गु समास। हालांकि संख्या जो है विशेषण का बोध कराता है, लेकिन फिर भी ये दिग्गु समास का भेद है, क्योंकि ये अलग से ही बनाया गया है कि जो संख्या का बोध कराएगा वो दिग्गु समास होगा।
आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। अब इसका विग्रह करते हैं तो या तो समाहार शब्द और समूह शब्द को विग्रह करते समय जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है नवग्रह, नव मतलब नौ और ग्रह मतलब ग्रह, तो यहाँ पर ग्रहों का बोध हो रहा है, नव का नहीं, इसलिए ग्रह कहाँ आया, उत्तर पद है, तो इसमें उत्तर पद प्रधान होगा, पूर्व पद प्रधान नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं नवग्रह का समास विग्रह क्या होगा, 9 ग्रहों का समूह होगा या फिर 9 ग्रहों का समाहार भी हो सकता है इसका विग्रह करने पर। आप इसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं, इसमें दो संख्यावाचक है, त्रि मतलब 3 होता है, पंच मतलब 5, त्रि मतलब 3, ये सारे संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सारे शब्द क्या है, द्विगु समास है। अगला समास है कर्मधारय समास। अभी मैंने बताया कि द्विगु समास जब संख्यावाचक विशेषण होगा तो वो द्विगु समास में जाएगा, लेकिन उसके अलावा जितने भी विशेषण और विशेष पद आएंगे या फिर उपमेय और उपमान पद आएंगे वो कर्मधारय समास में जाएंगे। कर्मधारय समास की विशेषता यही है कि जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद एक दूसरे के विशेषण और विशेष हो या फिर उपमेय और उपमान हो, उसे हम लोग कर्मधारय समास में रखते हैं। अब विशेषण विशेष क्या होता है कि जब हम किसी भी वस्तु की या संज्ञा या सर्वनाम की जब विशेषता बताते हैं तो जो शब्द विशेषता बताने का काम करता है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उपमेय उपमान, जब हम किसी चीज की उपमा देते हैं तो जिसकी उपमा दे रहे होते हैं उसे हम लोग मान लिया जाए हम कह रहे हैं आंख का तुलना कर रहे हैं, आंख को उपमा, या फिर चेहरा का तुलना कर रहे हैं, किसी का चंद्रमुखी कर रहे हैं, तो हम मुख के बारे में बता रहे हैं, तो मुख यहाँ उपमेय हो जाएगा। और किससे तुलना कर रहे हैं, चांद से कर रहे हैं, तो चांद हो जाएगा उपमान, तो चंद्रमुखी उपमेय उपमान है। इसी प्रकार नील गाय, नील गगन यहाँ दिया हुआ है, नील गाय भी हो सकता है, तो नील गगन यानी कि नील मतलब नीला, गगन मतलब आकाश, नील यहाँ विशेषण है, गगन विशेष्य है, तो विशेषण विशेष्य का जब संयोग होगा तो उस प्रकार के समास को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। उपमेय उपमान का भी संयोग होगा तब भी हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। और कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान होगा, तो कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होगा। आप देख सकते हैं कैसे, आप समझ सकते हैं, नील गाय कहने से नीला का बोध नहीं हो रहा बल्कि गाय का बोध हो रहा है, छोटी बहन कहने से छोटी का बोध नहीं हो रहा बल्कि बहन का बोध हो रहा है। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि बोध किसका कराया जा रहा है, उस पद के माध्यम से, उस शब्द के माध्यम से, जिसका भी बोध कराया जाएगा वही पद उसमें प्रधान होगा। तो कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। आप यहाँ उदाहरण देख सकते हैं, चंद्रमुख यानी कि चंद्र के जैसा, चांद के जैसा मुख, तो उपमेय उपमान है, चंद्र यहाँ उपमेय, चंद्र यहाँ उपमान, मुख यहाँ उपमेय, तो यहाँ पर उपमेय उपमान का संयोग है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। नील गाय, नील गगन और भी इसी प्रकार के बहुत सारे पद आएंगे। तो अब हम लोग बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। एक बार प्रश्न आया था छोटी बहन किस समास का उदाहरण है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए, असमंजस में पड़ गए कि कौन सा समास होगा, लेकिन सिर्फ देखना था कि विशेषण विशेष है या नहीं। अगर विशेषण विशेष है तो बिना सोचे समझे कर्मधारय समास में टिक कर देना है, लेकिन बस इस बात का ख्याल रखना है कि विशेषण विशेष है, लेकिन विशेषण विशेष से कहीं विशेषण संख्यावाचक तो नहीं है, संख्यावाचक रहेगा तब कर्मधारय न होकर के द्विगु समास होगा, इस बात का बस ख्याल रखना है। उसके अलावा जितने भी विशेषण विशेष या उपमेय उपमान होंगे वे सभी कर्मधारय समास होंगे। अगला समास है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास समझेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो। अब ये अव्यय क्या होता है, अव्यय उपसर्ग, व्यय में उपसर्ग लग करके बना है। अव्यय का अर्थ होता है जिसका व्यय ना हो, यानी कि जिसमें कोई बदलाव ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, वैसे शब्द को हम लोग अव्यय शब्द कहते हैं जो किसी भी परिस्थिति में अपना रंग रूप स्वभाव ना बदलता हो। अव्यय शब्द को ही अविकारी शब्द भी हम कह सकते हैं। जैसे लिंग के अनुसार, काल के अनुसार, वचन के अनुसार अव्यय शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता है। तो जब भी कभी आपको अव्यय शब्द देखने को मिले और उसके बारे में पूछा जाए कि कौन सा समास है, तो बिना सोचे समझे आप अव्ययीभाव समास टिक लगा सकते हैं। बस देखना है कि जो पद है वो अव्यय पद है या नहीं है। यदि अव्यय है तो अव्ययीभाव समास। आप क्रिया विशेषण में पढ़े होंगे
क्रिया विशेषण भी एक प्रकार का अव्यय होता है। और जब शब्दों की पुनरावृत्ति भी होती है तब भी वे शब्द क्या होते हैं कि अव्यय शब्द बन जाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लाल लाल गेंद हैं, तो यहाँ जो शब्द आया लाल लाल, तो शब्दों की पुनरावृत्ति हुई लाल लाल, तो लाल लाल जो पुनरावृत्ति हुई यहाँ पर अव्ययी भाव समास का ये उदाहरण है। क्योंकि शब्दों का पुनरावृत्ति होगा तो वो अव्यय शब्द बनेगा और अव्यय शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। या फिर क्रिया विशेषण शब्द आपको देखने को मिले तो वो भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। सामान्य तौर पर जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें सामान्य तौर पर यथा उपसर्ग लगा करके जितना भी शब्द बनता है, यथा शक्ति, यथा साक्ष, यथा संभव, इस प्रकार के जितने यथा क्रम, ये सब जितने भी शब्द हैं ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि यथा उपसर्ग लगा हुआ है, समान, प्रति उपसर्ग, भार, तत्, यथा, यावत, हर, ये सब लगकर भी अव्ययी भाव समास बनता है। लेकिन सामान्य तौर पर बोर्ड एग्जाम में यथा उपसर्ग ही पूछा जाता है, तो आप इस बात को एकदम पल्ले बांध लेंगे। अब इसमें क्या होता है कि उत्तर पद जो होता है वो अव्यय पद नहीं होता है, लेकिन जब इसमें उपसर्ग कोई लगता है तो वो पूरा पद को अव्यय बना देता है। यानी कि पूर्व पद ही अपने अनुसार बाकी पद को अपने अनुसार ढाल लेता है। इसीलिए इसमें हम लोग कहते हैं कि अव्ययी भाव समास का जो पूर्व पद होता है वही प्रधान होता है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि पूर्व पद अपने अनुसार पूरे पद को अपने जैसा बना लेता है, यानी कि वो प्रधान है तभी तो अपने जैसा वो बदल दे रहा है सबको। तो अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय और प्रधान दोनों होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब इसका विग्रह करने में हर एक पद का अलग अलग तरह से विग्रह होता है। तो आप यहां जब यथा उपसर्ग जो देता है उसका यदि आप देखेंगे तो उसमें के अनुसार लगा देना है विग्रह करते समय। तो यथा विधि यानी कि विधि के अनुसार, यथा क्रम यानी क्रम के अनुसार, यथा संभव संभावना के अनुसार, ये सारा इसका विग्रह होगा। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय और पूर्व पद ही प्रधान होता है, इस बात को ध्यान रखना है। शब्दों की पुनरावृत्ति होगी तब भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अब हम लोग देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है कि जब पद मिलकर के कोई नया पद बनाए तो वो पद जो बना है वो अर्थ स्पष्ट न करके कोई और अर्थ ग्रहण कर ले, चाहे किसी प्रचलन के कारण यदि कोई नया अर्थ ग्रहण कर ले रहा है तो उस प्रकार के समास को हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब समस्त पद अपना मुख्य अर्थ ना दे करके कोई विशिष्ट अर्थ ग्रहण कर ले, कोई विशेष अर्थ प्रदान करे, तब उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। क्यों? क्योंकि जो नया अर्थ ग्रहण करता है, जो नया शब्द वो ग्रहण कर लेता है, वही इसमें प्रधान होता है। नया शब्द का बोध कराने लगता है, नया चीज का बोध कराने लगता है, वही इसमें प्रधान होता है। जैसे एक शब्द है नील गाय हम देखे थे, एक और शब्द है नीलकंठ। नीलकंठ होना चाहिए था कर्मधारय समास, लेकिन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नीलकंठ कहने से यहां पर एक नया अर्थ ये शब्द ग्रहण करता है और उसका अर्थ होता है शिव जी, शंकर जी। तो जब ये नया शब्द नया अर्थ ग्रहण कर रहा है तो यहां पर ये कर्मधारय समास न रह करके ये बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि बहुब्रीहि समास में न तो पूर्व पद और न ही उत्तर पद कोई प्रधान नहीं होगा, बल्कि जो अन्य पद का बोध कराता है वही प्रधान होगा। इसमें हम कह सकते हैं तीसरा पद प्रधान होता है, यानी कि जो बना, जैसे यहां कह सकते हैं दशानन। दशानन यानी 10 आनन वाला, तो 10 आनन वाला, 10 आनन जिसका है वो उसको दशानन कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर एक नया अर्थ ग्रहण कर रहा है रावण, और रावण का बोध करा रहा है, तो रावण ही इसमें प्रधान है। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुब्रीहि समास का ना तो पूर्व पद कौन है 10 और उत्तर पद आनन, ना तो पूर्व पद प्रधान है ना ही उत्तर पद, बल्कि जो अन्य पद बना है, तीसरा पद जो बना वो प्रधान है, यानी रावण इसमें प्रधान है। उसी प्रकार पंकज, पंक जोड़ जा जब भी किसी शब्द के अंत में लगा रहे जा प्रत्यय तो वो जन्म का बोध कराता है। पंक मतलब होता है कीचड़ और जा का अर्थ जन्म लेने वाला। जो पंख में पैदा हो उसी को क्या कहते हैं, पंकज कहते हैं। लेकिन पंख में पैदा होने वाले बहुत सारे चीज हैं,
लेकिन हम लोग बोध किसका कराते हैं? पंकज का अर्थ क्या समझते हैं? कमल समझते हैं, इसलिए ये बहुब्रीहि समास है। जब भी ऐसा कोई भी, या फिर आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि यदि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जितना भी अर्थ है वो यदि उसका अर्थ बोध करा रहा है तो उसे हम लोग बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ही रखेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 10 आनन वाला दशानन अर्थात रावण, तो यहां पर बहुब्रीहि समास है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कर्मधारय समास में और बहुब्रीहि समास में, क्योंकि कर्मधारय समास में भी होता है नीलकंठ होता है, नीलकंठ। कर्मधारय समास में नीलगाय होता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में नीलकंठ होता है। नीलकंठ का शिव जी, नीलगाय का जो गाय नीला है उसी का बोध करा रहा है, उसका कोई विशेष अर्थ ग्रहण नहीं कर रहा है, इसलिए वो कर्मधारय समास है। नीलकंठ एक विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है, इसलिए बहुब्रीहि समास है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास में होता यह है कि जब हम लोग पदों के बीच के कारक विभक्ति चिन्हों का लोप कर देते हैं तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में बस इतना होता है कि बीच के जो कारक विभक्तियां हैं, कारक चिन्ह हैं, वो सारे लोप हो जाते हैं। यदि आप कारक पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सारे चिन्ह जो है संप्रदान को, के लिए, अपदान से, ये सारे चिन्ह जो कारक चिन्ह कहलाते हैं, कारक विभक्तियां कहलाती हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं देश के लिए भक्ति, के लिए शब्द का लोप हुआ तो बन गया क्या? देश भक्ति, देशभक्ति बन गया। राजा का पुत्र, का लोप हुआ तो बन गया राजपुत्र। तो तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। अब कारक चिन्हों का लोप हो जाता है तो कारक आप लोग पढ़े होंगे 8 प्रकार के, तो उसी के अनुसार हम लोग तत्पुरुष समास के भेद भी देखेंगे कि तत्पुरुष समास के कुछ भेद होते हैं। तो हम लोग कारक तो होते हैं 8 प्रकार के, लेकिन तत्पुरुष समास के भेद 8 प्रकार के नहीं बल्कि 6 प्रकार के पढ़ेंगे। इसमें जो प्रथम कारक है कर्ता कारक और अंतिम कारक है संबोधन कारक, इसको हम लोग इसके अंतर्गत नहीं रखते हैं। और उसके अलावा जितने भी हैं कर्म कारक, करण कारक, ये सब तत्पुरुष समास के भेद हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। इसमें कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब इसमें ज्यादा इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बस देखना है कि किस चिन्ह का लोप हो रहा है, किस कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। यदि कर्म कारक के चिन्ह का लोप होगा तो वो कर्म तत्पुरुष का उदाहरण होगा। यदि करण कारक चिन्ह के चिन्ह का लोप होगा तो करण तत्पुरुष होगा। यदि संप्रदान कारक चिन्ह का लोप होगा तो वो संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर उदाहरण के तौर पर आप यश प्राप्त देख सकते हैं, यश को प्राप्त, जिसे यश प्राप्त हो गया उसे यश को प्राप्त कहते हैं। तो को किसका चिन्ह है? को यहाँ है कर्म कारक का चिन्ह और को का लोप हुआ है इसलिए यश प्राप्त बना, और को का लोप हुआ तो कर्म कारक के चिन्ह का लोप हुआ इसलिए कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं संप्रदान कारक में देख सकते हैं कि रसोई घर, रसोई घर बना है, जो शब्द था रसोई के लिए घर, रसोई के लिए, तो यहाँ किसका लोप हुआ है? के लिए का लोप हुआ है। और के लिए किसका चिन्ह होता है? संप्रदान कारक का चिन्ह होता है, इसलिए रसोई घर जो शब्द होगा वो संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण होगा। इसी प्रकार आप और भी देख सकते हैं पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम हो, तो में किसका चिन्ह होता है? अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, और में का लोप हुआ है इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। पहले इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब इस प्रकार के भी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि कारक के भेद से भी प्रश्न आते हैं तो आपसे बन जाए, आपसे छूटे नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जिस भी कारक के चिन्ह का लोप होगा वो उस तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। एक समास बहुत बार ऐसे ये समान तौर पर संस्कृत में पढ़ना होता है, लेकिन हम लोग यहां पर देख लेते हैं क्योंकि हिंदी में भी अब पूछने लगा इस प्रकार का प्रश्न। तो हिंदी में इस प्रकार का प्रश्न पूछने लगा है, आप इसमें बस इतना ध्यान रखिएगा, नई समास होता क्या है? नई समास जो ना का बोध करा दे उसे नई समास कहते हैं। ना का बोध कराने वाला पद ही क्या होगा? नई समास का उदाहरण हो जाएगा। जैसे यदि हम कहते हैं अज्ञान, एक शब्द है अज्ञान, अज्ञान कहने का मतलब क्या है? ना ज्ञान, तो ना का बोध करा रहा है
इसलिए नई समास का उदाहरण है। अबोध, ना बोध जिसे बोध ना हो, अबोध, तो जो भी ना का बोध कराएगा, जो भी पद ना का बोध कराएगा वो नई समास का उदाहरण होगा। कभी कभी होता है कि बे उपसर्ग लग करके भी नई समास बना दिया जाता है, जैसे बेनकाब यानी बिना नकाब के, ना नकाब के। तो इस प्रकार का जो शब्द पद हैं वो नई समास के उदाहरण होंगे। समान तौर पर होता यह है कि जो स्वर वाले शब्द होते हैं, स्वर वाले पद होते हैं, उसमें समान तौर पर अन जुड़ता है, लेकिन यह हमेशा नहीं होता है। समान तौर पर अन जुड़ता है स्वर वालों में, और व्यंजन वाले में समान तौर पर आ जुड़ता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ना धर्म मिलकर के क्या बना, अधर्म। ना सत्य मिलकर के क्या बना, असत्य। सा यहाँ व्यंजन है, धा यहाँ व्यंजन है, ज्ञा यहाँ जो है व्यंजन है, और हा भी व्यंजन है। इन सब व्यंजन में जब जोड़ना होगा तो हम लोग आ जोड़ रहे हैं, लेकिन यहीं जब आ स्वर, आ स्वर, उ स्वर, स्वर में जोड़ रहे हैं तो आ ना जोड़ करके क्या जोड़ रहे हैं, अन जोड़ रहे हैं। तो बन रहा है आ जोड़ ना जोड़ अन, अनंत। ना जोड़ आदि, अनादि। अन जोड़ आदि यानी कि ना का मतलब अन, यहाँ पर जोड़ेंगे। तो आप यहाँ समझ सकते हैं नई समास जो ना का बोध कराए वो नई समास होता है। इस प्रकार हम लोग देख लिए, हम लोग का समास लगभग पूरा कंप्लीट हो गया। तो एक बार फिर से हम लोग इसे पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि क्या होता है जब दो या दो से अधिक पद मिल करके नया पद बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग समास कहते हैं, और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जो नए पद बनते हैं उसे समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। समस्त पद में समान तौर पर सामान्यतः दो पद होते हैं। पहला पद जिसे पूर्व पद भी कहते हैं, और दूसरा पद जिसे उत्तर पद भी कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: द्वंद्व समास, दिग्गु समास, क्रमधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे का उल्टा होगा या पूरक होगा। दिग्गु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होगा। क्रमधारय समास में सामान्य तौर पर क्या होगा कि विशेषण विशेष और उपमेय उपमान होगा, विशेषता बताएगा। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय और प्रधान होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में क्या होगा कि ना तो पूर्व पद ना ही उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि कोई तीसरा पद या अन्य पद प्रधान होगा। और तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। एक तत्पुरुष का ही भेद पढ़े हम लोग, नई समास भी पढ़े हैं। समान तौर पर तत्पुरुष का तो 6 भेद ही हिंदी में पढ़ना है, लेकिन नई समास अब पूछने लगा है तो नई समास हम लोग देख लिए। नई समास क्या होता है, जो ना का बोध कराए उसे नई समास कहते हैं। अनजान, अज्ञान, अबोध, अनपढ़, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो क्या हो जाएंगे, नई समास के उदाहरण हो जाएंगे। अब इससे संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न है जो देख सकते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं, आप बना सकते हैं। यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है? बिल्कुल सही, मैंने पहले ही बताया कि यथा से संबंधित बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यथा उपसर्ग लगाकर, यथा उपसर्ग लगा हो सीधे तौर पर क्या करना है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चौराहा, चौराहा कौन सा समास है? तो आप देख सकते हैं कि संख्या का बोध करा रहा है, और संख्या का बोध कराने वाला जो पद होता है वो दिग्गु समास होता है। इसी प्रकार से आप और भी जो यहाँ पर दिए हुए हैं आप स्वयं से इसे बना करके देखेंगे और जांचने का प्रयास करेंगे कि आप कितना सही कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।